नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये क्लास 9th का जो है फिजिक्स का पोर्शन चैप्टर 11 है, कार्य तथा ऊर्जा। तो दोस्तों, यहाँ तक जो है हम लोग चर्चा किए थे। यहाँ से जो है चर्चा करना है ऊर्जा से। हम लोग का जो है हेडिंग है वो है ऊर्जा। ऊर्जा क्या है? तो दोस्तों, ऊर्जा के बिना जीवन असंभव है। ऊर्जा की आवश्यकता दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। हमें ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? सूर्य हमारे लिए ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है। हमारे ऊर्जा के बहुत से स्रोत सूर्य से उत्पन्न होते हैं। हम परमाणुओं के नाभिकों से, पृथ्वी के आंतरिक भागों से तथा ज्वार भाटों से भी ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। क्या आप ऊर्जा के अन्य स्रोतों के बारे में सोच सकते हैं? यहाँ पे दोस्तों कुछ क्रियाकलाप है, जैसे ऊर्जा के कुछ स्रोतों को ऊपर दिए हैं। ऊर्जा के अनेक अन्य स्रोत भी हैं, उनकी सूची बनाइए। छोटे समूहों में विचार विमर्श कीजिए कि किस प्रकार ऊर्जा के कुछ स्रोत सूर्य के कारण हैं। क्या ऊर्जा के कुछ ऐसे स्रोत भी हैं जो सूर्य के कारण नहीं? ऊर्जा शब्द का प्रयोग प्रायः हमारे दैनिक जीवन में होता रहता है, किंतु विज्ञान में इसका एक निश्चित एवं परिशुद्ध अर्थ है। आइए निम्नलिखित उदाहरणों पर विचार करें। जब तीव्र वेग से गतिशील क्रिकेट की गेंद स्थिर विकेटों से टकराती है तो विकेट दूर गिरते ही है। इस प्रकार जब हम किसी वस्तु को किसी निश्चित ऊंचाई तक उठाते हैं तब उसमें कार्य करने की क्षमता समाहित हो जाती है। आपने अवश्य ही देखा कि ऊंचाई तक उठाया गया हथौड़ा जब लकड़ी के किसी टुकड़े पर रखी हुई कील पर प्रहार करता है तो वह कील को लकड़ी में ठोक देता है। हमने बच्चों को खिलौनों जैसे खिलौना कार में चाबी भरते भी देखा है, और जब यह खिलौना किसी फर्श पर रखा जाता है तो यह गति करने लगता है। जब किसी गुब्बारे में हवा भर कर उसे दबाते हैं तो उसकी आकृति में परिवर्तन होता है। यदि हम गुब्बारे को कम बल लगाकर दबाते हैं तो बल को हटाने पर यह अपनी मूल आकृति में आ सकता है, किंतु यदि हम गुब्बारे को अधिक बल से दबाएं तो यह विस्फोटक ध्वनि करते हुए फट भी सकता है। इन सभी उदाहरणों में वस्तुएं विभिन्न प्रकार से कार्य करने की क्षमता अर्जित कर लेती हैं। यदि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता है तो कहा जाता है कि इसमें ऊर्जा है। जो वस्तु कार्य करती है उसमें ऊर्जा की हानि होती है, और जिस वस्तु पर कार्य किया जाता है उसमें ऊर्जा की वृद्धि होती है। जिस वस्तु पर कार्य किया जाता है उस पर ऊर्जा की वृद्धि होती है। किसी वस्तु में यदि ऊर्जा है तो यह कैसे कार्य करती है? कोई वस्तु जिसमें ऊर्जा है तो वह दूसरी वस्तु पर लगा सकती है। जब ऐसा होता है तो ऊर्जा पहली वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो जाती है। दूसरी वस्तु क्योंकि कुछ ऊर्जा ग्रहण करती है इसलिए कुछ कार्य कर सकती है, और इस प्रकार यदि गति में आ सकती है। इस प्रकार पहली वस्तु में कार्य करने की क्षमता है। इसका अर्थ हुआ कि कोई भी वस्तु जिसमें ऊर्जा है कार्य कर सकती है। इस प्रकार किसी वस्तु में निहित ऊर्जा को उसकी कार्य करने की क्षमता के रूप में मापा जाता है। इसलिए ऊर्जा का मात्रक वही है जो कार्य का होता है, अर्थात जूल। एक जूल कार्य करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा 1 जूल होती है। कभी कभी ऊर्जा के बड़े मात्रक किलो जूल का उपयोग किया जाता है। 1 किलो जूल 1000 जूल के बराबर होता है। ऊर्जा के रूप क्या क्या है दोस्तों? ऊर्जा के क्या क्या रूप हैं? सौभाग्य से जिस संसार में हम रहते हैं उसमें ऊर्जा अनेक रूप में विद्यमान है। विभिन्न रूपों में स्थितिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है, उष्मीय ऊर्जा होती है, रासायनिक ऊर्जा होती है, विद्युत ऊर्जा तथा प्रकाश ऊर्जा सम्मिलित है। इसे सोचिए कि आप कैसे ज्ञात करेंगे कि कोई सत्ता वस्तु जिसका अस्तित्व है ऊर्जा का रूप है? अपने मित्रों तथा अध्यापकों से विचार विमर्श कीजिए। गतिज ऊर्जा क्या है दोस्तों? स्थितिज ऊर्जा जो होता है दोस्तों उसकी स्थिति के कारण होता है, और गतिज ऊर्जा जो है उसके गति के कारण ऊर्जा जो उसमें होता है।
तो दोस्तों इसमें जो है कुछ क्रियाकलाप है गतिज ऊर्जा में, जैसे कि एक भारी गेंद लीजिए, इसे रेत की मोटी परत क्यारी पर गिराइए, गीले रेत की सतह अच्छा कार्य करेगी। गेंद को रेत पर लगभग 25 सेंटीमीटर ऊंचाई से गिराएं, गेंद रेत में एक गर्द गड्ढा बना देती है। इस क्रियाकलाप को 5 सेंटीमीटर, 1 मीटर तथा 5 मीटर की ऊंचाई से गेंद को गिराकर दोहराइए। सुनिश्चित कीजिए कि सभी गर्त सुस्पष्ट दिखाई दे। गेंद को गिराने की ऊंचाई के अनुसार सभी गर्तों पर निशान लगाएं, उनकी गहराइयों की तुलना करें। इनमें से कौन सी गर्त सबसे अधिक गहरी है, कौन सा गड्ढा सबसे अधिक उथला है, ऐसा क्यों, गेंद ने किस कारण से गड्ढा बनाया, विचार विमर्श कीजिए। यहाँ पे चित्र 11.5 के अनुसार उपकरण सज्जित कीजिए। एक ज्ञात द्रव्यमान के लकड़ी के गुटके को जो है इसके अनुसार जो है हमें सुसज्जित करना है। यहाँ पे देखिए इसको बांधना है, यहाँ पे जो है फोर्स लगाया जा रहा है और यहाँ पे ये चीज़ जो है ट्राली के सामने किसी सुविधाजनक निश्चित दूरी पर रखिए। पलड़े पर एक ज्ञात द्रव्यमान रखिए, एक द्रव्यमान है रखिए जिससे कि ट्राली गतिमान हो जाए। ट्राली आगे चलती है तथा लकड़ी के गुटके से टकराती है। मेज पर एक अवरोधक इस प्रकार लगाइए कि गुटके से टकराने के पश्चात ट्राली वहीं रुक जाए। गुटका विस्थापित हो जाता है। गुटके के विस्थापन को मापिए। इसका अर्थ हुआ कि जैसे ही गुटके ने ऊर्जा ग्रहण की, ट्राली द्वारा गुटके पर कार्य किया गया। यह ऊर्जा कहाँ से आई? पलड़े पर रखे द्रव्यमान को बढ़ाकर इस प्रयोग को दोहराइए। किस अवस्था में विस्थापन अधिक है, किस अवस्था में किया गया कार्य अधिक है। इस क्रियाकलाप में गतिशील ट्राली कार्य करती है अतः इसमें ऊर्जा विद्यमान है। एक चलती हुई वस्तु कार्य कर सकती है। एक तेज चलती हुई वस्तु अपने सदृश अपेक्षाकृत धीमी चलती हुई वस्तु से अधिक कार्य कर सकती है। एक गतिशील गोली, बहती हुई हवा, घूमता हुआ पहिया, एक गतिशील पत्थर, ये सभी कार्य कर सकते हैं। गोली लक्ष्य को भेद पाती है। बहती हुई हवा पवन चक्की की पंखुड़ियों को कैसे घुमा पाती है। गतिशील वस्तुओं में ऊर्जा होती है। गिरता हुआ नारियल गतिशील कार, लुढ़कता हुआ पत्थर, उड़ता हुआ हवाई जहाज, बहता हुआ पानी, बहती हुई हवा, दौड़ता हुआ खिलाड़ी आदि सभी में गतिज ऊर्जा दोस्तों विद्यमान है। उसकी गति के कारण जो गतिज ऊर्जा होता है। संक्षेप में किसी वस्तु में उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा को क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा कहते हैं। यानी कि जिसमें गति के कारण जो ऊर्जा होती है, संक्षेप में गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा उसकी चाल के साथ बढ़ती है। किसी गतिशील वस्तु में उसकी गति के कारण कितनी ऊर्जा निहित है? परिभाषा के अनुसार हम कह सकते हैं कि किसी निश्चित वेग से गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा उस पर इस वेग को प्राप्त करने के लिए एक कार्य के बराबर होता है। यानी कि परिभाषा के अनुसार हम कह सकते हैं कि किसी निश्चित वेग से गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा उस वस्तु पर इसके वेग को प्राप्त करने के लिए किया गया कार्य के बराबर होता है। यानी कि ½ mv²। ये होता है उसके ऊर्जा, गति के कारण जो ऊर्जा होता है। आइए हम किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा को एक समीकरण के रूप में व्यक्त करें। मान लीजिए कि m द्रव्यमान की एक वस्तु u वेग से गतिशील है। अब मान लीजिए जब इस पर एक नियत बल विस्थापन की दिशा में लगता है तो वस्तु जो है इस दूरी तक विस्थापित होती है। तो किया गया कार्य दोस्तों W है, Fs हो जाता है। यानी किया जो कार्य उस पर किया है बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन के बराबर होता है। वस्तु पर किए गए कार्य के कारण इसके वेग में परिवर्तन होगा। मान लीजिए कि इसका वेग u से बढ़कर v हो जाता है तो इसमें त्वरण जो है a उत्पन्न होता है। अनुभाग 8.5 में हमने गति के 3 समीकरणों के बारे में अध्ययन किया है। समीकरण जो है आपको देखिए, गति का समीकरण जो होता है b² - c² 2as होता है। अब यहाँ से दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें as की वैल्यू चाहिए, ठीक है, यानी s की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे जो है जिसे कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है,
कार्य बराबर जो होता है बल गुणे विस्थापन होता है। अब यहाँ पे जो है हम विस्थापन को दोस्तों, यानी इस विस्थापन को यहाँ से हम निकाल लेंगे दोस्तों, वी स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर अपॉन 2a। उसके बाद जो है दोस्तों हमको पता है फोर्स बराबर एम ए बराबर होता है। फोर्स जो है इसको हम लिख सकते हैं यह बराबर एम ए। इस प्रकार समीकरण को इसमें जो है वैल्यू रखने पर अब देखिए, यानी एफ को हम क्या लिख सकते हैं, एम ए लिख सकते हैं दोस्तों। यानी कि अब इसमें कुछ नहीं है, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, कार्य बराबर जो होता है दोस्तों बल गुणे विस्थापन होता है। यहाँ पे यहाँ से हम यस को निकाल लेंगे और हमको पता है कि देखिए यहाँ पे डब्ल्यू बराबर जो है बल गुणे विस्थापन यहाँ से होता है। अब यहाँ पे दोस्तों क्या करेंगे, बल को हम एम ए लिख देंगे और हमारा जो ये आया है यस बराबर जो है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपान 2a यहाँ पे दोस्तों आया है। तो इसके अनुसार दोस्तों देखिए ए आपका कट गया, तो यहाँ पे लास्ट में हमारा जो कार्य जो होगा वह हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर होगा दोस्तों। तो इस प्रकार से जो है हमारा क्या आ गया, कार्य आ गया दोस्तों। यहाँ से कार्य जो है निकल जाता है। तो वही चीज यहाँ पे दिया गया दोस्तों कि यही चीज जो सिद्ध किया गया। तो यदि यहाँ पे कहा गया है कि यदि वस्तु की गति अपनी विरामावस्था से प्रारंभ होती है, मान लीजिए विरामावस्था से प्रारंभ हो, तो यहाँ पे u बराबर 0 होगा। तो दोस्तों यहाँ पे जब u बराबर 0 हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि हाफ एम वी स्क्वायर, यानी कि जो किया गया कार्य जो है, जो जिस वेग से जा रहा है उसका और द्रव्यमान यम वाली वस्तु है, तो हाफ एम वी स्क्वायर जो है उसकी गतिज ऊर्जा होती है, गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसको हम गतिज ऊर्जा बोलते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर डब्ल्यू, यानी वो किए गए कार्य के बराबर होती है। या स्पष्ट है कि किया गया कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। यदि u बराबर 0 किया गया कार्य हाफ एम वी स्क्वायर है, अतः यम द्रव्यमान की वस्तु एक समान वेग से v से गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा का मान जो है हम कह सकते हैं ई से इसको डिनोट किया जाए दोस्तों। ई जो है काइनेटिक एनर्जी है, ई के काइनेटिक एनर्जी जो गतिज ऊर्जा हो जाता है, इसको ई के से जो है डिनोट किया जाता है, इक्वल हाफ एम वी स्क्वायर। यानी कि दोस्तों यही जो फार्मूला होता है, यही फार्मूला जो है गतिज ऊर्जा का दोस्तों फार्मूला बन जाता है हमारा। यहाँ से जो है हम गतिज ऊर्जा कैलकुलेशन जो है यहाँ से हम कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो है एग्जाम्पल जो दिया है, 15 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु जो है 4 मीटर प्रति स्क्वायर के एक समान वेग से गतिशील है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो दिया हुआ द्रव्यमान जो दिया हुआ है, देखिए 15 केजी द्रव्यमान है और 15 केजी जो है ये द्रव्यमान दिया हुआ है और वेग जो है 4 मीटर पर सेकंड। यहाँ से हम निकाल लेंगे हाफ एम वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी जो होता है, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों आ जाएगा 120 जूल। तो वस्तु की गतिज ऊर्जा 120 जूल या न्यूटन मीटर जो है इसको हम कह सकते हैं, या जूल, यहाँ गतिज ऊर्जा को डायरेक्ट हम जूल में कह सकते हैं दोस्तों। उसके बाद जो है तो उदाहरण और है 11.4, यदि किसी कार का द्रव्यमान 100 केजी है तो उसके वेग को 30 बढ़ाने से 60 तक बढ़ाने में कितना कार्य किया जाएगा। अब यानी कि इसकी ऊर्जा, इसके गति को मतलब 30 से हमें 60 तक बढ़ाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों वही जो है उसकी किया गया कार्य के बराबर होता है, जो गतिज ऊर्जा होता है उसको गति प्रदान करता है। तो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कर देंगे, यानी कि वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर करने के लिए दोस्तों यहाँ से दिया हुआ है ये 15, यू बराबर भी दिया हुआ है, तो यहाँ से उसका वैल्यू जो है हम रख देंगे। वैल्यू रखने पे दोस्तों देखिए यहाँ पे आ चुका है, इसको जो है किलोमीटर दीजिए, इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे सबसे पहले। इस प्रकार जो है अंतिम वेग जो है ये हो जाएगा। ई के निकालने के लिए दोस्तों 25/3 यहाँ पे जो है इतना स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1,56,250/3 जूल जो है ये कार्य के बराबर जो है। इस प्रकार कार्य की अंतिम गतिज ऊर्जा जो होगी ये इतना होगा दोस्तों, यानी अंतिम गतिज ऊर्जा जो होगा इतना होगा। अतः किया गया कार्य जो है इसको हम घटा भी सकते हैं।
यानी कि काइनेटिक जो एनर्जी लास्ट में जो हमारा है, यानी कि अंतिम है ये, यानी कि ई एफ जो है अंतिम है, ये फर्स्ट है। तो यहाँ से जो है इसकी हम गणना दोस्तों कर सकते हैं, अगर जो ऐसा दिया हुआ है डायरेक्ट। तो यहाँ पे हम घटा करके जो है इसकी ऊर्जा को घटा देंगे तो इतना जूल जो है आ जाएगा, यानी इतने तक, इतने बढ़ाने में कितना कार्य किया जाएगा, तो इतना, उसके बाद प्लस इतना, यानी जो कार्य किया जा रहा है उसको बढ़ाने में उतना ही जो है हमारा यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों आता है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा दोस्तों उसके स्थिति के कारण होता है। स्थितिज ऊर्जा जो है उसके स्थिति के कारण होता है। तो यहाँ पे जो है हम क्रियाकलाप के अनुसार जो है यहाँ पे करते हैं। तो स्थितिज ऊर्जा है दोस्तों, हम इसके बारे में क्यों चर्चा करेंगे। उपरोक्त परिस्थितियों में वस्तु पर किए गए कार्य के कारण इसमें ऊर्जा संचित हो जाती है। किसी वस्तु को स्थानांतरित की गई ऊर्जा इसमें स्थितिज ऊर्जा जो है के रूप में संचित हो जाती है, यानी कि जो ऊर्जा उसमें आता है तो ऊर्जा उसके स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। यानी ऊर्जा का जो है, ऊर्जा का मतलब रूप चेंज हो जाता है दोस्तों। ऊर्जा मतलब उसको रूप जो है उसका चेंज हो जाता है दोस्तों। यानी कि देखिए गतिज ऊर्जा काइनेटिक ऊर्जा का योग जो है किसी भी ऊर्जा पूरा होता है तो यह वस्तु की चाल या वेग में परिवर्तन करने के लिए उपयोग में नहीं आती है। वस्तु कार्य करने के लिए स्थिति प्राप्त कर लेती है। जब आप किसी रबड़ बैंड को खींचते हैं तो आप कुछ ऊर्जा स्थानांतरित करते हैं। बैंड में स्थानांतरित की गई ऊर्जा इसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। किसी खिलौने कार से चाबी भरते हैं तो आप कार्य करते हैं, इसके अंदर कमानी में स्थानांतरित की गई ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। किसी वस्तु द्वारा इसकी स्थिति अथवा विन्यास में परिवर्तन के कारण ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं दोस्तों। तो ये सब उदाहरण है इसके। तीर कमान खींचते हैं तो उसमें जो है स्थितिज ऊर्जा भर जाती है, उसके बाद छोड़ देते हैं तो गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। किसी ऊंचाई पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा, और जो किसी ऊंचाई पर रखा है तो इसका मतलब उसमें कुछ ऊर्जा जो है निहित है। अब उसके स्थिति के कारण होगा दोस्तों। वस्तु को किसी ऊंचाई तक उठाने में उसकी ऊर्जा में वृद्धि होती है। इसका कारण है कि इसको ऊपर उठाने में इस पर गुरुत्वीय बल के विरुद्ध कार्य किया जाता है। इस प्रकार की वस्तु में विद्यमान ऊर्जा उसकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है। भूमि से ऊपर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को वस्तु को भूमि से उस बिंदु तक उठाने में गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किए गए कार्य द्वारा परिभाषित कर सकते हैं। किसी ऊंचाई पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के व्यंजक को ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ से जैसे यहाँ पे है स्थिति, इस स्थिति के कारण जो इसमें ऊर्जा है, तो यहाँ पे मान लेते हैं यम द्रव्यमान की वस्तु के बारे में विचार कीजिए कि यहाँ पे देखिए आपको पता है बल वही चीज कार्य बराबर जो होता है बल गुणे विस्थापन होता है। तो बल गुणे विस्थापन होता है। तो यहाँ पे अगर जो हम किसी स्थिति के कारण जो ऊर्जा की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे जो है जो गुरुत्वीय जो ऊर्जा होता है उसके कारण जो है उसके विरुद्ध जो है एक ऊर्जा उसमें संचित हो जाती है उसकी स्थिति उसकी पोजीशन पर। तो बल गुणे विस्थापन होता है। यहाँ पे बल को हम एम जी से डिनोट करते हैं और जो है विस्थापन को हम ऊंचाई मान सकते हैं, यानी कि यहाँ से ऊपर तो ले जाएं वो ऊंचाई। तो दोस्तों हमेशा जो है किया गया कार्य जो उस पर होता है उतनी ऊंचाई पर ले जाने में जो हम कार्य करते हैं दोस्तों तो यम जी एच होता है, यानी यम जी एच होता है। वही किया गया कार्य है, वही उसकी स्थितिज ऊर्जा दोस्तों बन जाती है इतना, यानी किया गया जो कार्य है उसको स्थितिज ऊर्जा जो है उसमें बन जाती है। क्योंकि वस्तु पर किया गया कार्य एम जी एच के बराबर है इसलिए वस्तु को एम जी एच इकाई के बराबर ऊर्जा उपार्जित होती है। यह वस्तु की स्थितिज ऊर्जा जो है स्थितिज ऊर्जा ईपी इसको डिनोट किया जाता है, पोजीशन एनर्जी ऑफ द पोजीशन, यानी ईपी एम जी एच होता है। और काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर होता है दोस्तों। तो किसी चीज में जो ऊर्जा होता है दोनों काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों होता है। स्थितिज ऊर्जा को जो है हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं और गतिज ऊर्जा को काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। किसी वस्तु की किसी ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा भूमि तल या आपके द्वारा चुने गए शून्य तल पर निर्भर करता है। किसी वस्तु के लिए दी गई स्थिति के लिए एक तल के सापेक्ष स्थितिज ऊर्जा का कोई विशेष मान हो सकता है और किसी दूसरे तल के सापेक्ष स्थितिज ऊर्जा का दूसरे मान हो सकता है।
तो दोस्तों यहाँ पे जो है कुछ मान दिया है। देखिए ये पथ है, ए से बी तक यहाँ पर गया है, यहाँ से जो है ये पथ ऐसे से होता हुआ यहाँ पर गया है। तो यहाँ पे कुछ दोस्तों क्वेश्चन है कि 10 kg द्रव्यमान की वस्तु को धरती से 6 मीटर ऊंचाई उठाया गया है, 6 मीटर उठाया गया है। तो वस्तु की विद्यमान ऊर्जा का परिकलन कीजिए। जी का वैल्यू दिया हुआ है, तो mgh के अनुसार जो है दोस्तों आ जाएगा 588 जूल। mgh होता है, उसका वैल्यू रख देंगे आप, 588 जूल आ जाएगा। 12 ये एग्जाम्पल दिया है। यहाँ भी स्थिति ऊर्जा का पोटेंशियल एनर्जी निकालना है हमें। वस्तु का द्रव्यमान इतना है और स्थिति ऊर्जा जो है इतना 48 जूल है, और EP जो है mgh होता है दोस्तों। अब जो है इतना जूल बराबर इतना, तो यहाँ पे हम ऊंचाई का भी परिकलन दोस्तों कर सकते हैं कि कितनी ऊंचाई पर इतना ऊर्जा निहित होगा। हम इसके उसका जो कर सकते हैं। क्या ऊर्जा के विभिन्न रूप परस्पर परिवर्तनीय हैं? क्या ऊर्जा के विभिन्न रूप परस्पर परिवर्तनीय हैं? क्या हम ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण कर सकते हैं? प्रकृति में हमें ऊर्जा रूपांतरण के अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं। हाँ दोस्तों, ऐसा होता है, ऐसा होता है। आप जो है मोटर चलाते हैं, क्या बोलते हैं, डायनमो होता है, एक मोटर होता है। मोटर में क्या देखिए, हम ऊर्जा देते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं, तो हमें क्या करता है, कार्य करता है। इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं तो वह कार्य करता है। तो अगर जो डायनमो का क्या होता है, डायनमो पर कार्य किया जाता है तो इलेक्ट्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट होता है, यानी कि जो कार्य किया जाता है वही ऊर्जा बना देता है, और अगर जो हम उस पर ऊर्जा देते हैं तो उतना कार्य करता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम दोस्तों, ऊर्जा संरक्षण भी का नियम होता है कि हमने सीखा है कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकती है। इस प्रकार में निकाय की कुल ऊर्जा क्या होता है? ऊर्जा रूपांतरण की अवस्था में निकाय की कुल ऊर्जा अपरिवर्तनीय रहती है, यानी कि जो निकाय का कुल ऊर्जा हो अपरिवर्तनीय, परिवर्तित नहीं किया जा सकता। यह ऊर्जा संरक्षण के नियम है। इस नियम के अनुसार ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण हो सकती है, ना तो इसकी उत्पत्ति की जा सकती है और ना ही विनाश किया जा सकता है। रूपांतरण के पहले व रूपांतरण के पश्चात कुल ऊर्जा सदैव अचर रहती है। ऊर्जा संरक्षण का नियम प्रत्येक स्थिति तथा सभी प्रकार के रूपांतरणों में मान्य है। एक सरल उदाहरण पर विचार कीजिए। मान लीजिए कि यम द्रव्यमान की एक वस्तु h ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक गिराई जाती है। प्रारंभ में स्थिति ऊर्जा क्या होती है, mgh होती है, तथा गतिज ऊर्जा क्या होता है, शून्य होता है। गतिज ऊर्जा शून्य क्यों होता है? क्योंकि वहां पर कोई गति नहीं हो रहा है, उसकी स्थिति के कारण ऊर्जा है, यानी उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा है निहित है वही उसका स्थिति ऊर्जा है, तथा गतिज ऊर्जा यहाँ पे शून्य है। गतिज ऊर्जा शून्य क्यों है? यह शून्य है क्योंकि इसका प्रारंभिक वेग जो है शून्य है। इस प्रकार वस्तु की कुल ऊर्जा mgh है। जब यह वस्तु गिरती है तो इसकी स्थिति ऊर्जा जो है क्या गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है। यदि किसी दिए हुए क्षण पर वस्तु का वेग v है तो गतिज ऊर्जा ½ mv² होगी। वस्तु जैसे जैसे नीचे गिरती जाएगी इसकी स्थिति ऊर्जा कम होती जाएगी और गतिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी, तथा गतिज ऊर्जा बढ़ती जाती है। जब वस्तु धरती पर पहुंचने वाली होती है तो h बराबर क्या होता है, शून्य हो जाता है, तथा इस अवस्था में वस्तु का अंतिम वेग v अधिकतम हो जाएगा। इसलिए अब गतिज ऊर्जा अधिकतम तथा स्थिति ऊर्जा न्यूनतम होगी। तथापि सभी बिंदुओं पर वस्तु की स्थिति ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा का योग समान रहता है। हर बिंदु पे दोस्तों, चाहे कोई भी बिंदु हो, वहाँ पे गतिज ऊर्जा और प्लस स्थिति ऊर्जा का योग जो है समान होता है। यानी स्थिति ऊर्जा कम है तो गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगा, गतिज ऊर्जा कम है स्थिति ऊर्जा ज़्यादा होगा। तो यानी हम कह सकते हैं कि जो है स्थिति ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा क्या है, बराबर है अचर है। यानी mgh प्लस ½ mv² अचर है। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा तथा स्थिति ऊर्जा का योग उसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा बोला जाता है दोस्तों, यानी कि उसकी यांत्रिक ऊर्जा बोला जाता है। हम देखते हैं कि किसी पिंड के मुक्त रूप से गिरते समय इसके पथ में किसी बिंदु पर स्थिति ऊर्जा में जितनी कमी होती है उतना गतिज ऊर्जा ही वृद्धि होती है। तो यही जो है दोस्तों, इस प्रकार गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में निरंतर रूपांतरण हो रहा है। तो दोस्तों, अगर जो हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। इसी के साथ जो है नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे चैप्टर 11 के। जय हिंद, जय भारत।